आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद बुनिया सर पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे डीसी मशीन। इससे पहले हमने डीसी मशीन की थ्योरी की क्लासें कंप्लीट कर लिया है। आज हम डीसी मशीन की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास शुरू करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले सभी एग्जाम हुए थे उनके अंदर पूछे हुए क्वेश्चन सारे हमने आपके लिए बनाए हैं और काफी अच्छी क्लास होगी। तो ये क्लास जितने बच्चे टेक्निकल भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और जो बच्चे आईटीआई में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो डीसी मशीन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी डीसी मशीन होती है, कितने प्रकार की होती है, डीसी मशीन का काम कहाँ पे किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर क्या होती है, शंट क्या होती है, कंपाउंड मोटर क्या होती है, उनको चलाने के लिए कौन कौन से स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, कौन सी मोटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और ये भी देखेंगे भी डीसी मशीन किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। तो चैप्टर हमारा है डीसी मोटर। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा है, वैद्युतिक मोटर द्वारा ऊर्जा का कौन सा रूप मिलता है। तो पूछ रहा है जो हमारे पास वैद्युतिक मोटर होती है उसके द्वारा हमें कौन सा रूप प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा मिलती है, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा मिलती है, ऑप्शन सी ताप ऊर्जा मिलती है और ऑप्शन डी चुंबकीय ऊर्जा मिलती है। तो पहले तो हमें मोटर का सिद्धांत पता होना चाहिए, डीसी मोटर का सिद्धांत क्या होता है। तो डीसी मोटर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। डीसी मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खिंचाव बल के ऊपर काम करती है। विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पे क्या करती है, कार्य करती है, खिंचाव बल। तो ये खिंचाव बल होता क्या है। तो हमारे पास एक होती है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग के अंदर होता हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग के ऊपर होता हमारा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र। तो उस मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब हम किसी आर्मेचर चालकों को घुमाएंगे, क्या करेंगे, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स के अंदर जब हम आर्मेचर चालकों को घुमाएंगे तो उन आर्मेचर चालकों के द्वारा उस फ्लक्स को क्या करेगा, काटा जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र को क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र काटने के बाद उन कंडक्टरों के अंदर क्या पैदा हो जाएगी, आर्मेचर कंडक्टर के अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगी। वह ईएमएफ आर्मेचर चालकों में विद्युत धारा के रूप में प्रभावित होती है, जिससे हमारी क्या हो जाती है, शाफ्ट घूमने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, शाफ्ट। तो किसके सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है, विद्युत खिंचाव के बल के ऊपर क्या करती है सिद्धांत। जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र होता है और हमारा क्या होता है, आर्मेचर चालकों के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उन दोनों में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। उन दोनों चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। उस प्रतिक्रिया के कारण हमारी क्या भाई, शाफ्ट घूमती है। क्या करती है, शाफ्ट घूमती है, जो हमें क्या मिलती है, एक गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो विद्युत मोटर के द्वारा ऊर्जा का कौन सा रूप मिलता है। तो विद्युत ऊर्जा मोटर से हमें कौन सा रूप मिलता है, गतिज ऊर्जा का रूप मिलता है, जिसके कारण हमारी क्या करती है, शाफ्ट घूमती है। जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा की जरूरत होती है। तो हमारे पास क्या होता है, जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है, हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है जनरेटर को। क्या, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा ऊर्जा दी जाती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, कौन बदलता है विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है हमारा कौन है, जनरेटर। कौन बदलता है, जनरेटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, जनरेटर। ये बात लिखी है, जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो जनरेटर को क्या दी जाती है, यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है। उसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि मोटर उत्पन्न करती है तो मोटर को क्या दी जाती है, मोटर को दी जाती है विद्युत ऊर्जा। और वह क्या उत्पन्न करती है, तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, दोनों के अंदर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। उस प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, टॉर्क उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक टॉर्क उत्पन्न होता है। तो डीसी मशीन हमारी क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा या टॉर्क। तो हमारी जो डीसी मशीन होती है वो क्या करती है, टॉर्क उत्पन्न करती है। क्या करती है, टॉर्क उत्पन्न करती है। क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत मोटर को चलाने के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है तापन ऊर्जा का, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी है चुंबकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपने बताना है कौन से ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है या कौन से प्रभाव का प्रयोग
किया जाता है। तो हमारे किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे पास रासायनिक प्रभाव का किया जाता है, चुंबकीय प्रभाव का किया जाता है, या तापन प्रभाव का, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी जितनी भी मोटर होती है वो किस प्रभाव के ऊपर काम करती है? चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो मोटर क्या काम करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किसको? विद्युत ऊर्जा। तो आपने देखा होगा आपके घर जो मोटर है पानी उठाने वाली, उसको हम क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं, और उससे क्या करवाते हैं? हम यांत्रिक कार्य करते हैं। यांत्रिक कार्य किस प्रकार है? जैसे हमने नीचे से पानी निकालना हो, क्या निकालना हो? नीचे से पानी निकालना हो, तो पानी पहले हम हाथ से निकाला करते थे, लेकिन अब क्या है? उसी पानी को हम क्या करते हैं? विद्युत मोटर को क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं। मोटर को क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं, और उससे क्या करवाते हैं? यांत्रिक कार्य करवाते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर। तो किस प्रभाव के ऊपर काम करती है? चुंबकीय प्रभाव के ऊपर ये क्या करती है? कार्य करती है। कौन सा नियम डीसी मोटर में आर्मेचर घूर्णन की दिशा निर्धारित करता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा नियम है जो डीसी मोटर में आर्मेचर घूर्णन की दिशा निर्धारित करता है? घूर्णन की दिशा निर्धारित करता है, या हमें पता चलता है जो हमारा आर्मेचर वो किस दिशा के अंदर घूम रहा है। तो इनमें से कौन सा नियम है? फ्लेमिंग दायां हाथ नियम, फ्लेमिंग बायां हाथ नियम, कारक स्क्रू नियम, या उपरोक्त सभी। तो दायां हाथ नियम हमारा किसके लिए लगता है? तो ये हमारे लगता है जनरेटर के लिए। किसके? जनरेटर के लिए। किसके लिए लगता है? जनरेटर के लिए। तो मोटर के लिए हमारा जो नियम लगता है हमारे पास लगता है बायां हाथ का नियम। किसके लिए? मोटर के लिए। तो ये दोनों में क्या चीज होती है अभी बता देते हैं आपको। तो इसके अंदर क्या होता है? दाएं और बाएं का मतलब क्या होता है? हमारे पास जो जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होती है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का नियम लगाया जाता है। मोटर जनरेटर के अंदर उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है, और इसके अंदर जो अंगूठा, उंगली और ये मध्यमा इनको परस्पर 90 डिग्री के कोण के ऊपर रखा जाता है। और जो डीसी मशीन के अंदर जो घूर्णन दिशा होती है, धारा की दिशा होती है, उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास किसका है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। इसमें भी अंगूठा, पहली उंगली और मध्यमा को परस्पर 90 डिग्री के कोण के ऊपर रखा जाता है। तो एक तो हमारे पास क्या है? अंगूठा। तो अंगूठा किस चीज को बताता है? दूसरा हमारे पास है तर्जनी। कौन सी है? तर्जनी उंगली, तर्जनी। और तीसरी हमारे पास है मध्यमा। तो ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है ये किस किस चीज को बताती है। इस साइड हमारे पास क्या है? जनरेटर। जनरेटर में क्या चीज होती है, और मोटर में ये क्या चीज बताती है, और किसमें? मोटर में। तो जो अंगूठा हमारे पास बताता है चालक की गति। क्या बताता है? चालक की गति। किसकी गति बताता है? चालक की गति। और इसके अंदर भी क्या बताता है? चालक की गति बताता है। इसकी? चालक की गति। मोटर में भी। दूसरी हमारे पास होती है तर्जनी, ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र की गति। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये चालक की दिशा या गति बताता है। इसमें भी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसमें हमारी जो मध्यमा होता है वो क्या बताती है? उत्पन्न ईएमएफ। क्या बताती है? उत्पन्न ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में कौन बताती है? मध्यमा बताती है। इसमें क्या बताती है? इसमें धारा की दिशा। इसकी? धारा की दिशा। इसकी दिशा बताती है धारा की दिशा। तो ये हमारे पास फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम और बायां हाथ नियम के अनुसार ये चीजें होती है। हमारा दायां हाथ नियम लगता है हमारा जनरेटर के लिए, बाएं हाथ का नियम लगता है हमारा मोटर के लिए। तो इसी में से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये तीनों हमारे परस्पर क्या होने चाहिए? 90 डिग्री कोण के ऊपर स्थापित होने चाहिए। मोटर की रेटिंग किस में होती है? दूसरा भी मोटर की रेटिंग किस में होती है? केपी में होती है, एचपी में होती है, एमवीए में होती है, या केवीए में होती है?
तो मोटर की रेटिंग हमने बतानी भाई किस में होती है। तो हमने आपको बताया था मोटर के ऊपर जो नेम प्लेट होती है उसके ऊपर लिखा होता है मोटर कितने एचपी की है, 2 एचपी की है, 3 एचपी की है, 5 की है, 10 की है, 20 की है, 32 की है। तो मोटर की रेटिंग हमेशा किसके अंदर होती है, तो मोटर की रेटिंग होती है एचपी के अंदर, और एचपी को बोलते हैं हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। एक एचपी बराबर कितने वाट होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एचपी बराबर कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं, एक एचपी बराबर कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं, एक एचपी बराबर है 746 वाट। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का किया जाता है, मोटर का किया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो जनरेटर का प्रयोग तो हमने बता दिया था आपको, किसको, विद्युत, किसको, यांत्रिक ऊर्जा को, किसको, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें बदलता है विद्युत ऊर्जा में। तो ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है, ट्रांसफार्मर एक लेवल की वोल्टेज को दूसरे लेवल की वोल्टेज में बदलता है। यानी अगर वोल्टेज कम होगी तो ज्यादा करके दे देगा, ज्यादा होगी तो क्या करके दे देगा, कम करके दे देगा। तो हमारे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है हमारी कौन है, मोटर बदलती है। डीसी मोटर के मामले में मुख्य फ्लक्स होता है। तो डीसी मोटर के अंदर जो मुख्य फ्लक्स उत्पन्न होता है वो कहां पर होता है, सहायक वाइंडिंग द्वारा निर्मित होता है, आर्मेचर चालकों द्वारा निर्मित होता है, स्थायी चुंबक द्वारा निर्मित फ्लक्स होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो डीसी मोटर के मामले में मुख्य फ्लक्स होता है सहायक वाइंडिंग द्वारा निर्मित, आर्मेचर चालकों द्वारा निर्मित, स्थायी चुंबक द्वारा निर्मित, या इनमें से कोई नहीं। तो डीसी मोटर के मामले में जो मुख्य फ्लक्स निर्मित होता है हमारा किसके द्वारा होता है, स्थायी चुंबक द्वारा निर्मित फ्लक्स होता है। किसके द्वारा, स्थायी चुंबक द्वारा निर्मित फ्लक्स। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ नियम किस किस को इंगित करता है, तो बाएं हाथ किस किस को नियम इंगित करता है, ये नीचे दिया हुआ है। अंगूठा गति को बताता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, मध्यमा विद्युत धारा को बताती है, और उपरोक्त सभी। यानी ये सभी क्या है, सही बता रहे हैं भाई। जो अंगूठा है वो गति को बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी, मध्यमा विद्युत धारा को बताएगी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमने आपको बताया था जो हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है वो किसके लिए लगता है, मोटर के लिए। बाएं हाथ का नियम किसके लिए लगता है, मोटर के लिए। और दाएं हाथ का नियम किसके लिए लगता है, तो दाएं हाथ का नियम हमारा लगता है जनरेटर के लिए। अंगूठा चालक की गति बताता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की बताती है, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताती है। तो उपरोक्त क्या है, सभी। सभी क्या भाई, सही है ये। 10 एचपी 250 वोल्टेज डीसी मोटर का पूर्ण भार पर लोड करंट होगा। तो आईएल के बारे में हमसे पूछा भी, लोड करंट क्या होगा। 10 एचपी की मोटर है, 240 वोल्टेज उसको दी जाती है, तो उसका पूछ रहा है भाई लोड करंट क्या होगा। तो हमारे पास क्या होता है, तो पावर निकालने सूत्र होता है हमारे पास P बराबर वी आई। क्या होता है, P इजक्वल टू वी आई। तो I बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा P बटे V। और P हमें कितना दिया हुआ है, 10 एचपी। 10 एचपी है, और 1 एचपी में कितने वाट होते हैं, 746 होते हैं। कितने होते हैं, 746 बटे में 250, कितने हैं, 250। तो जीरो से जीरो कैंसिल होगी, कितनी होगी, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, 25 से भाग करेंगे, 25 दूनी 50, 2 पे गया, कितने बच गए, 24। कितने बच गए हमारे पास, 24 बच गए हैं। 24 ये हो गया 246, 25 निमा 25 दूनी 50, 225। तो कितने हो गए, 225। तो कितने पे गया है, 9 पे। फिर कितने बच गए हमारे पास, 1 और 2। तो भाग नहीं जा रहा, तो क्या लगी, पॉइंट लगी, ऊपर क्या आ गई, 0। 25 अट्ठा 200,
25 8 200, तो कितने बच गए 10, फिर 0 था 25 चौका 100, तो कितना आ रहा है हमारे पास 29.84। तो कितना आ रहा है 29.84 हमारे पास क्या आ रहा है भाई, करंट का मान आ रहा है 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर या इनमें से कोई नहीं। अगर एग्जैक्ट आंसर पूछे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 29.84, और इस 29.84 को हम क्या लिख सकते हैं 30 भी लिख सकते हैं। तो कितना लिख सकते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं दिया तो ये भी हमारा क्या भाई राइट आंसर हो सकता है। अगर हमसे प्रॉपर पूछे तो हमारा क्या होगा भाई 29.84, और 29.84 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 30 एम्पियर भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 30 एम्पियर भी लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे कोई और ऑप्शन दिया होता, मान लेते हम डी ऑप्शन में क्या दिया होता हमें 40 एम्पियर दिया होता, तो हमारा क्या हो जाता 30 एम्पियर राइट आंसर हो जाता। तो ये आपने ध्यान रखना है। ऑब्जेक्शन लग सकता है ऐसे क्वेश्चन में अगर इनमें से कोई नहीं दिया हो, तो करेक्ट आंसर तो हमारा कितना होता है 29.84 एम्पियर। 220 वोल्टेज डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। एक निश्चित लोड को संचालित करने के लिए 20 एम्पीयर की आर्मेचर धारा लेता है। यदि बर्स ड्रॉप 2 वोल्ट है तो मोटर में प्रेरित ईएमएफ होगा। तो क्या पूछ रखा है प्रेरित ईएमएफ, बैक ईएमएफ का मान हमसे पूछ रखा है। तो ईबी बराबर हमारे पास क्या होता है, तो ईबी बराबर हमारे पास होता है वी माइनस आई ए आर ए माइनस में ब्रूस ड्रॉप, क्या ब्रूस का जो वोल्टेज ड्रॉप है ब्रूस ड्रॉप वोल्टेज, तो ये हमारे पास होता है। तो ईबी का मान हमने जो प्रेरित ईएमएफ है मोटर को हमने कितनी सप्लाई दी है 220 वोल्टेज दी है, और हमसे बैक ईएमएफ का मान पूछ रखा है। तो हमें पता है बैक ईएमएफ का मान हमेशा क्या होता है दी गई वोल्टेज से क्या होता है कम होता है। तो हमारे पास कितनी है 220 माइनस में आई ए आर्मेचर धारा कितनी है 20 एम्पियर, कितनी है 20 एम्पियर है, गुणा में इसकी क्या है आर ए आर्मेचर प्रतिरोध कितना है, आर्मेचर प्रतिरोध है 0.5, कितना है 0.5, माइनस में यदि ब्रश ड्रॉप 2 वोल्टेज है तो माइनस में 2 वोल्टेज हो गया। अब इसको पॉइंट को हटाएंगे तो यहां से नीचे क्या आ गया 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल होगी तो हमारे पास कितना हो गया 220 माइनस में 5 दूनी 10 माइनस में 2, तो ये कितने हो गए माइनस माइनस वाले कितने हो गए 12 हो गए। तो 220 माइनस में 12 बराबर में कितने आ गई 208 वोल्टेज आ गई, कितनी 208 वोल्टेज। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है बैक ईएमएफ या प्रेरित ईएमएफ को निकालने का, V माइनस आई ए आर ए माइनस में ब्रश ड्रॉप वोल्टेज। तो हमारे पास कितनी आ गई ऑप्शन नंबर ए, तो कितनी आ गई है 208 वोल्टेज आ गई हमारे पास। किस प्रकार की डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। तो कह रहा भाई किस प्रकार की डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। तो हमारे पास यहाँ पे होती है हमारी फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पे हमारी स्थापित की जाती है आर्मेचर वाइंडिंग, और यहाँ से इसको दी जाती है डीसी सप्लाई। क्या दी जाती है डीसी सप्लाई। ये हमारे पास है फील्ड वाइंडिंग और ये हमारे पास है आर्मेचर वाइंडिंग। तो किस कौन सी मोटर के अंदर ये सीरीज के अंदर जुड़ी होती है, समांतर श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। शंट मोटर में जुड़ी होती है, कंपाउंड मोटर में जुड़ी होती है, सीरीज मोटर में जुड़ी होती है, या सभी में जुड़ी होती है। तो सीरीज मोटर के अंदर ये हमारी क्या होती है आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग क्या होती है श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। किसमें होती है सीरीज मोटर के अंदर, किसमें होती है सीरीज मोटर में होती है हमारे पास ये। छह पोल वेव वाइंडिंग आर्मेचर में 250 चालक होते हैं। 6 पोल वेव वाइंडिंग आर्मेचर में 250 चालक होते हैं और 1200 आरपीएम की गति पर चलता है। ओपन परिपथ की अंतिम सिरे पर उत्पन्न वोल्टेज 600 वोल्टेज है। प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स की गणना करें। तो किसकी गणना करनी है हमने उपयोगी फ्लक्स की गणना करनी है। तो एक सूत्र हमारे पास होता है ईबी बराबर में
5ZN 60 गुणा में P/A क्या होता है, P/A ये हमारे पास होता है। तो वाइंडिंग हमारे पास कौन सी है, वेव। तो वेव वाइंडिंग में हमारे पास क्या होता है, तो वेव वाइंडिंग में हमारे पास होता है A बराबर 2। तो समांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होती है, 2 होती है इसमें वेव वाइंडिंग में। तो यहां से हमने किसका मान निकालना है, तो यहां से हमने फाई का मान निकालना है, फ्लक्स का मान निकालना है। तो फ्लक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 गुणा में A गुणा में EB बटे में क्या होगा, ZNP। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। अब इसका मान हम रख लेते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 60 गुणा में A की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा में EB की वैल्यू कितनी हमारे पास 600 वोल्टेज है, कितनी है 600 वोल्टेज है, बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास, गति कितनी है 1200, कितनी है 1200 है। आर्मेचर चालक कितने हैं 250 है, और पोल कितने हैं 6 पोल हमारे पास, कितने हैं 6 पोल है। तो यहां से हम देख लेते हैं कौन सी चीज हमारे पास कट रही है। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से 6 पे कैंसिल हो गया, और 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो सारे कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा क्या है, तो ऊपर बचा हमारे पास 1 और नीचे बच गए हैं 25। नीचे कितने बच गए 25। भाग करेंगे नहीं जा रहा तो क्या लगी पॉइंट, फिर कितने हो गए 10 हो गए, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो क्या लगी 0, फिर 1 0 उतारी तो कितने हो गए 100, तो कितने पे गया 4। तो 4 वेबर फ्लक्स हमारे पास क्या होगा उत्पन्न। तो इसमें से हम ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो कितना होगा 0.04 वेबर। तो ये हमारे पास EB बराबर होता है 5ZN 60 गुणा में P/A। और जो हमारे पास वेव वाइंडिंग होती है इसमें समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है, चाहे पोल कितने भी हो। अगर यहाँ पे लेप वाइंडिंग होती तो हमारे पास क्या होता है, जितने पोल होंगे उतने ही समांतर पथ होंगे। तो यहां से हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो 5 बराबर हमारे पास हो गया, जो ये साइड वाली ये सारी इसके साथ क्या हो जाएगी गुणा में हो जाएगी, 60 गुणा में हो गया, A गुणा में होगा, EB गुणा में हो गया। तो यहाँ से 5 साइड आ गया तो क्या बच गया ZNP हमें 60 हमारे होता है समांतर पथ कितने 2, और जो वोल्टेज हमारे पास कितनी थी 600 वो मान रख लिया है। स्पीड कितनी थी 1200 RPM, चालक कितने थे 250, पोल कितने थे 6, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल होगी, और 2 से कितने पे कटा 6 पे, और 6 से क्या कट गया 6, नीचे क्या बट गया 1/25। तो 0.04 वेबर हमारी क्या आ गई फ्लक्स का मान आ गया है। चार पोल डीसी मोटर लैप कनेक्ट है, कौन सी है 4 पोल डीसी मोटर लैप कनेक्ट आर्मेचर वाइंडिंग है। प्रति पोल फ्लक्स 30 मिली वेबर है, आर्मेचर चालकों की संख्या 206 है। जब इसे 230 वोल्टेज डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है 230 वोल्टेज डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तब यह 40 एम्पीयर की धारा लेती है। कितने की 40 एम्पीयर की धारा लेती है। आर्मेचर प्रतिरोध मानते हुए, आर्मेचर प्रतिरोध 0.6 मानते हुए मोटर की गति ज्ञात करें। किसकी गति ज्ञात करनी है, मोटर की गति ज्ञात करनी है। तो हमारे पास क्या होता है, पहले तो होता है हमारे पास EB बराबर क्या होता है 5ZNP बटे में 60 गुणा में A, ये हमारे पास होता है। अब यहां से हमें EB का मान नहीं दे रखा है, किसका मान नहीं दे रखा, EB का मान नहीं दे रखा, हमें किसका मान दिया है आपूर्ति वोल्टेज का दिया है। तो यहां से पहले तो हमें किसका EB का मान निकालना होगा। तो EB बराबर क्या होता है हमारे पास, तो EB बराबर होता है हमारे पास V माइनस IA/RA, क्या होता है EB बराबर V माइनस IA/RA। तो यहां से हमारे पास V कितनी है 230 वोल्टेज है, कितनी है 230, माइनस में IA कितना हमारे पास, तो IA हमारे पास है 40 गुणा में RA कितना है 0.6 है। तो यहां से इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे क्या आ गया 10, 0 से क्या होगी 0 कैंसिल होगी, तो ये कितना हो गया हमारे पास 230 माइनस में 6 चौके 24। तो हमारे पास
ईबी का मान कितना आया है, तो ईबी का मान आया हमारे पास 206। कितना आ गया है, 206। अब ये मान इसके अंदर हम रख लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, ईबी का मान कितना है, 206 है, बराबर में फ्लक्स का मान कितना है, 30 मिली वेबर। कितना, 30 मिली का मतलब 10 की -3, गुणा में एन कितनी है, एन हमने क्या करनी है, निकालनी है, गुणा में पोल कितने हैं, पोल है 4, बटे में 60 है, गुणा में क्या है, ए, तो समांतर पथ क्या हो गए, लेफ्ट बाइंडिंग में समान हो गए, तो 4 आ गया। अब यहां से हमने एन का मान निकालना था, किसका, एन का, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 206 गुणा में 60 गुणा में 4 बटे में 30, और ये 10 की -3 है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, तो ऊपर हो गया 1000, गुणा में और क्या रहेगी, ऊपर जेड रहेगी, हमारे चालक रह गए, कितने थे चालक, आर्मेचर चालकों की संख्या कितनी थी, 206, तो ऊपर हमारे कितने रह गए, 206, तो नीचे भी कितना आ गया, ये 206 गुणा में 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 206 से 206 कैंसिल हो गए, 0 से 0 कैंसिल होगी, 3 से 2 पे कट गया, तो 2 की और 1000 की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितनी आ गई, 2000 आरपीएम। कितनी आ गई है, 2000 आरपीएम। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमें क्या दिया हुआ था, हमें किसकी गति निकालनी थी, गति निकालनी थी मोटर की, तो इस गति को निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ईबी का मान हमारे पास होना चाहिए। तो ईबी का मान निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, वी माइनस आई ए आर ए, आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध। तो वहां से हमारी जो बैक ईएमएफ या प्रेरित ईएमएफ का मान जो निकला हमारे पास कितना है, 206। तो 206 हमने रख लिया है, बाकी आगे सारी चीजें हमने आपको एक एक चीज सोल्व करके बता दी है। सर क्यों रोड़ा कर रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आर्मेचर धारा का सूत्र। तो आर्मेचर धारा निकालने का हमारे पास क्या सूत्र होता है, वो हमने बताना है, V प्लस ईबी बटे आर ए, वी माइनस ईबी बटे आर ए, ईबी बटे आर ए, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है ईबी, क्या होता है, ईबी, बैक ईएमएफ बराबर में क्या होता है, V माइनस आई ए आर ए, क्या होता है, ईबी बराबर है V माइनस आई ए आर ए। यहां से मैं आई ए का मान निकालना है, तो आई ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आर्मेचर धारा बराबर हो जाएगा वोल्टेज और बैक ईएमएफ बटे आर ए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा हमारे पास। अब ये कौन से में है, V माइनस ईबी बटे आर ए, V माइनस ईबी बटे आर ए, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाता है तो क्या होगा, मोटर की रफ्तार बढ़ जाएगी, मोटर अचानक रुक जाएगी, मोटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर किसी मोटर का बैक ईएमएफ समाप्त हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये हमने बताना है। तो क्या हो जाएगा, मोटर रुक जाएगी, मोटर की रफ्तार बढ़ जाएगी, मोटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, अगर डीसी मोटर का बैक ईएमएफ समाप्त हो जाता है या अचानक खत्म हो जाता है तो क्या हो जाएगा, जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो आर्मेचर से होके प्रवाहित होगा। क्या होता है, जो हमारी डीसी मोटर होती है, अगर उसका बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाता है तो क्या करेगा, जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो सारा आर्मेचर से होकर क्या होगा, प्रवाहित होगा। तो किससे, शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट
आर्मेचर से प्रभावित होगा, आर्मेचर से प्रभावित होगा, इससे आर्मेचर से प्रभावित होगा। तो शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर से प्रवाहित होगा अगर किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाता है। तो डीसी मोटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? तो डीसी मोटर का ईएमएफ किसके ऊपर निर्भर करता है? पोल की संख्या पर, फ्लक्स प्रति पोल पे, आर्मेचर चालकों की संख्या पे, या उपरोक्त सभी। तो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो बैक ईएमएफ हमारा किसके ऊपर निर्भर करता है? तो बैक ईएमएफ का हमारा सूत्र क्या है? ईबी बराबर हमारे पास क्या होता है? 5ZNP 60 गुणा में ए। तो हमारे क्या करता है? पोल की संख्या के ऊपर भी निर्भर करता है, फ्लक्स प्रति पोल के ऊपर भी निर्भर करता है, आर्मेचर चालकों की संख्या के ऊपर भी निर्भर करता है, और किसके ऊपर करता है? गति के ऊपर भी करता है, और समांतर पथों की संख्या के ऊपर भी क्या करता है? निर्भर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। बैक ईएमएफ किस तरह कार्य करता है? तो बैक ईएमएफ किस तरह कार्य करता है? एक स्रोत के रूप में, एक टोरक के रूप में, एक गवर्नर के रूप में, एक नियंत्रक के रूप में। तो बैक ईएमएफ किसके रूप में कार्य करता है? तो जो बैक ईएमएफ होता है वो एक गवर्नर के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। किसके रूप में? गवर्नर के रूप में। डीसी मोटर में ध्रुवों की संख्या होती है। तो पूछ रहा भाई डीसी मोटर में जो पोल होते हैं उनकी संख्या होती है, चाल के समानुपाती होती है, चाल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है, चाल के बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताना भाई जो डीसी मोटर के पोल होते हैं वो चाल के समानुपाती होते हैं, चाल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होते हैं, या चाल के बराबर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तुम्हारे पास क्या होता है? ईबी बराबर में 5ZN बटे में 60 गुणा में P बाय ए। तो यहां से हम जब n निकालते हैं तो n हमारे पास क्या आएगा? तो n हमारे पास आएगा ईबी गुणा में 60 गुणा में a बटे में 5ZP। तो पोल की संख्या हमारे जो गति होती है उसकी क्या होती है? उल्टे अनुपात में होती है। तो चाल की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। ये बता भी दिया किस प्रकार से हमारी क्या होती है। जो चाल होती है वो पोल के उल्टे अनुपात में होती है। अगर पोल ज्यादा हो गए तो चाल कम होगी, अगर पोल कम हो गए तो चाल हमारी क्या होगी? ज्यादा होगी। एक घूर्णन डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ का क्या उद्देश्य है? तो पूछ रहा भाई एक घूर्णन डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ बैक ईएमएफ का क्या उद्देश्य होता है? अप्लाई वोल्टेज का सहयोग करना, अप्लाई वोल्टेज का विरोध करना, धारा का मान बढ़ाना, या उपरोक्त सभी। तो हमारे पास क्या होता है भाई? जो बैक ईएमएफ होती है उस बैक ईएमएफ के कारण हमारी जो मुख्य ईएमएफ होती है उसका मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये क्या करता है? जो अप्लाई वोल्टेज होती है उसका क्या करता है? विरोध करता है। अप्लाई वोल्टेज का क्या करता है? विरोध करता है। कौन है? बैक ईएमएफ, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? काउंटर ईएमएफ के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है? अप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। विरोधी विद्युत वाहक बल का सूत्र। तो पूछ रहा भाई बैक ईएमएफ का सूत्र क्या होता है? Zn बाय 60 गुणा में ए, ZnP बाय 60, और ऑप्शन सी है ZNA बटे में 60 गुणा में P, या इनमें से कोई नहीं। तो बैक ईएमएफ का सूत्र हमारे पास क्या होता है? ईबी बराबर होता है 5ZN बटे में 60 गुणा में P बाय ए। ये हमारे पास क्या होता है? बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। इनमें से देख लो कौन से में मैच कर रहा है। पहले में नहीं कर रहा है,
दूसरे में भी नहीं कर रहा है और तीसरे में भी नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। डीसी मशीन जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में चले, कौन सी मात्रा एक समान बनाए रखती है। तो कह रहा है जो हमारी क्या भाई डीसी मशीन है, जो जनरेटर के रूप में चले या मोटर के रूप में चले, तो इनमें से कौन सी चीज एक समान बनाए रखती है। आपूर्ति धारा, आर्मेचर धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी चीज है जो मोटर जनरेटर के रूप में चले या मोटर के रूप में चले मशीन है, तो कौन सी एक चीज समान बनाए रखती है। तो क्या चीज समान बनाए रखती है हमारे पास प्रेरित ईएमएफ। कौन सी प्रेरित ईएमएफ, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रेरित ईएमएफ हमेशा क्या रहती है एक समान रहती है। किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में बैक ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। तो हमने पढ़ा भाई हमारे पास क्या है, एक हम जो मोटर को विद्युत देते हैं क्या देते हैं, अप्लाई वोल्टेज होती है। क्या होती है अप्लाई वोल्टेज, क्या होती है अप्लाई वोल्टेज होती है। और एक हमारे पास होती है उत्पन्न वोल्टेज। कौन सी उत्पन्न वोल्टेज, कौन सी होती है उत्पन्न वोल्टेज। तो ये उत्पन्न वोल्टेज इस प्रेरित वोल्टेज का क्या करती है विरोध करती है। तो पूछ रहा है ये जो विरोध होता है ये किस नियम के कारण होता है। तो इस नियम के कारण एक तो क्या आता है इसके अंदर माइनस का निशान आ जाता है। क्या निशान आ जाता है माइनस का निशान। अब देखो जो चीज हमने पैदा करने के लिए दी थी और वो चीज क्या होगी पैदा हो गई है, वो पैदा हुई चीज उस पैदा करने वाले का क्या कर रही है विरोध कर रही है। क्या कर रही है विरोध कर रही है। तो ये किसके नियम के अनुसार था, तो ये हमें किसने बताया था लेंज ने बताया था। किसने लेंज ने बताया था उत्पन्न होने के कारण का विरोध करना। किसके उत्पन्न होने के कारण का विरोध करना किस नियम के अनुसार था, लेंज के नियम के अनुसार था। किसके लेंज के नियम के अनुसार था। तो क्या है तो उत्पन्न होने के कारण का विरोध करना, जिस चीज के द्वारा जो चीज पैदा की जाती है बाद में उसी का विरोध करना क्या कहलाता है लेंज का नियम कहलाता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो कह रहा भाई जो लेंज का नियम है वो किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो ऊर्जा के है, आवेश के है, प्रेरित ईएमएफ के है, इन सभी के है। तो किसके संरक्षण का नियम होता है ये आपने बताना है। तो लेंज का नियम किसके संरक्षण का नियम है, तो जो लेंज का नियम हमारे वो ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा के संरक्षण का नियम होता हमारे पास। विरोधी विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम क्या है। बैक ईएमएफ का दूसरा नाम बताना अपने क्या होता है भाई, बैक ईएमएफ का दूसरा नाम क्या होता है। बैक ईएमएफ का दूसरा नाम क्या होता है। धनात्मक विद्युत वाहक बल होता है, काउंटर विद्युत वाहक बल होता है, नेगेटिव विद्युत वाहक बल होता है, या उपरोक्त सभी नाम किसके हैं बैक ईएमएफ के। तो बैक ईएमएफ को हम विरोधी विद्युत वाहक बल के रूप में जानते हैं। किसके विरोधी विद्युत वाहक बल के रूप में जानते हैं। और दूसरा और क्या नाम होता है इसका काउंटर ईएमएफ के नाम से जाना जाता है। इसके काउंटर विद्युत वाहक बल के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका सूत्र ऊपर हमने आपको लिखवा दिया क्या होता है। डीसी शंट मोटर का बैक ईएमएफ निर्भर करता है। डीसी शंट मोटर का बैक ईएमएफ निर्भर करता है। तो किसके ऊपर निर्भर करता है, ब्रश की सामग्री पे करता है, चालक का आकार पे करता है, क्षेत्र फ्लक्स पे करता है, या उपरोक्त सभी। तो डीसी शंट मोटर का बैक ईएमएफ किसके ऊपर निर्भर करता है, तो किसके ऊपर निर्भर करता है हमारा क्षेत्र फ्लक्स के ऊपर क्या करता है निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है क्षेत्र फ्लक्स के ऊपर क्या करता है हमारा ये निर्भर करता है। इस मशीन में बैक ईएमएफ की अवधारणा मौजूद होती है।
तो पूछ रहा भाई इस मोटर में इनमें से कौन सी ऐसी मोटर है जिसमें बैक ईएमएफ की क्या होती है, अवधारणा मौजूद होती है। डीसी मोटर में होती है, इंडक्शन मोटर में होती है, ट्रांसफॉर्मर में होती है, या अल्टरनेटर के अंदर होती है। तो आपने बताना भाई किसके अंदर है हमारी क्या होती है, बैक ईएमएफ की अवधारणा मौजूद होती है, काउंटर ईएमएफ की अवधारणा मौजूद होती है। तो हमारी किसके अंदर होती है, वो होती है हमारी डीसी मोटर के अंदर। किसके अंदर होती है, डीसी मोटर के अंदर होती है। किसमें, डीसी मोटर में। दो सौ बीस ओम प्रतिरोध की मोटर 2 एम्पियर धारा लेती है, इसकी प्रयुक्त वोल्टेज होगी। तो क्या पूछा है क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, प्रतिरोध का मान कितना है, 220 ओम है, और मोटर क्या करी, 2 एम्पियर की धारा लेती है। तो पूछ रहा है इस मोटर को कितनी विद्युत ऊर्जा दी जाती है, 110 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, 440 वोल्टेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कितनी वोल्टेज इसको प्रयुक्त की जाएगी, तो हमारे पास वोल्टेज क्या होती है, तो ओम के नियम के अनुसार होता है हमारे पास V बराबर में I गुणा में R। क्या होता है, I गुणा में R। तो V बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, I का मान कितना है, 2 एम्पियर है, कितना, 2 एम्पियर, और प्रतिरोध का मान कितना है, 220, कितना है, 220। तो 220 और 2 की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया है, 440 वोल्टेज। कितना, 440 वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक डीसी मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम है, किसका, आर ए का मान, आर ए का मान कितना है, 1 एम्पियर है, 1 ओम कितना है, 1 ओम है। आपूर्ति वोल्टेज, आपूर्ति का मतलब जो वी का मान हमें कितना दिया हुआ है, 100 वोल्टेज, कितना दिया हुआ है, 100 वोल्टेज। पूर्ण गति पर बैक ईएमएफ का मान कितना है, ईबी का मान कितना दिया हुआ है, तो ईबी का मान दिया हुआ है 96, 96 वोल्ट है। तो आर्मेचर धारा होगी, तो हमसे क्या पूछ रखा भाई, आई ए का मान पूछ रखा, क्या होगा, आई ए का मान हमने क्या करना है, निकालना है। तो आई ए का मान कितना होगा, ऑप्शन ए है 8 एम्पियर होगा, ऑप्शन बी है 4 एम्पियर होगा, ऑप्शन सी है 12 एम्पियर होगा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये हमने बताना है कितना होता है। तो हमारे पास क्या होता है भाई, प्रेरित ईएमएफ का सूत्र हमारे पास क्या होता है, तो प्रेरित ईएमएफ का सूत्र होता है हमारे पास ईबी बराबर में V माइनस में आई ए आर ए। तो हमें किस किस का मान दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है, V का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, किसका पूछा है, आई ए का। तो आई ए का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई ए इजकल टू V माइनस ए बी बटे में आर ए, क्या हो जाएगा, आर ए। तो यहां से मान लिखेंगे, V का मान हमारे पास कितना है, 100 वोल्टेज है, कितना है, 100 वोल्टेज है, माइनस में ईबी का मान कितना है, 96 है, और आई ए आर ए का मान कितना है, 1। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 100 में से 96 गए, कितने बच गए, 4, और नीचे क्या 1, तो 4 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 एम्पियर। तो आर्मेचर धारा का मान कितना है हमारे पास, तो आर्मेचर धारा का मान आया हमारे पास 4 एम्पियर। कितना आया, आर्मेचर धारा का मान कितना है, 4 एम्पियर आया है। विद्युत मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति, तो हमारे पास मोटर होती है, हमारे पास क्या होती है, मोटर, और इस मोटर के ऊपर एक प्लेट लगी होती है, क्या लगी होती है, इस प्लेट लगी होती है। तो कह रहा है इसके ऊपर शक्ति, जो इसके ऊपर अंकित शक्ति होती है वो कौन सी शक्ति होती है। तो इसके ऊपर लिखा होता है भाई 2 एचपी, 2 एचपी, 220 वोल्टेज, 50 एचजेड, सिंगल फेज, ऐसे लिखा होता है। तो ये पूछ रहा है
विद्युत मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति कौन सी होती है? कुल शक्ति होती है, मोटर द्वारा ली गई शक्ति होती है, शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है, या इनपुट शक्ति होती है? तो इसके अंदर एक क्या होती है? मोटर के अंदर शाफ्ट होती है, जिसके ऊपर क्या चलता है? हमारा रोटर चलता है। क्या चलता है? रोटर रोटेट करता है। तो इस शाफ्ट के ऊपर जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? इसके ऊपर अंकित ऊर्जा को कहा जाता है कौन सी? शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति को क्या कहा जाता है? अंकित शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। डीसी मोटर का टॉर्क किसके समानुपाती होता है? तो डीसी मोटर का टॉर्क पूछ रखा भी किसके समानुपाती होता है? डीसी मोटर का टॉर्क सप्लाई वोल्टेज और लोड के होता है, फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के होता है, सप्लाई वोल्टेज और फ्लक्स के होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे डीसी मोटर का जो टॉर्क है वो किसके समानुपाती होता है? तो डीसी मोटर का जो टॉर्क समानुपाती होता है हमारे पास फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के। इसके फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के क्या होता है? समानुपाती होता है। घूर्णन गति पैदा करने के लिए आवश्यक बल की प्रवृत्ति के लिए क्या शब्द है? तो कह रहा है जो शाफ्ट घूमेगी उसको आवश्यक जो बल चाहिए उस बल को क्या नाम दिया जाता है या क्या शब्द दिया जाता है? तो उसको आर्मेचर प्रतिक्रिया करते हैं। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है? हमारी मुख्य चुंबकीय फ्लक्स के ऊपर है, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स के ऊपर आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स का पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन बी है बला घूर्ण, ऑप्शन सी है प्रवाह, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रवाह हम किसको बोलते हैं? फ्लक्स को ही प्रवाह बोला जाता है। तो घूर्णन गति पैदा करने के लिए आवश्यक बल की प्रवृत्ति के लिए क्या शब्द है? तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया था हमारे पास क्या होता है? बला घूर्ण। क्या होता है? बला घूर्ण। क्या बोला जाता है उसको? बला घूर्ण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। वह टोरक जो उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध होता है और उसे नाम से जाना जाता है। वह टोरक जो उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध होता है, वह टोरक जो उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? संतुलन टोरक, शाफ्ट टोरक, ब्रेक टोरक, या लोड टोरक? तो उपयोगी कार्य कराने के लिए हमारे पास कौन सा टोरक होता है? तो हमारे पास मोटर किस कारण से घूमती है? तो मोटर हमारी जो शाफ्ट होती है उसके कारण हमारी क्या होती है? रोटेट करती है। तो उसको किस टोरक के नाम से जाना जाता है? शाफ्ट घुमाव बल के नाम से जाना जाता है। टोरक को क्या बोलते हैं? घुमाव बल बोलते हैं। तो किस नाम से जाना जाता है? शाफ्ट टोरक के नाम से जाना जाता है। किसी भी विद्युत मोटर के आउटपुट पावर को लिया जाता है। तो आउटपुट पावर को कहां पे लिया जाता है? जो हमारी मोटर होती है वो क्या करती है? रोटेट करती है। और उसके अंदर क्या पैदा होती है? जो आउटपुट होती है वो मोटर की कहां पे ली जाती है? किसी भी विद्युत मोटर की आउटपुट पावर को लिया जाता है आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर लिया जाता है, चालकों पर, पोल के ऊपर, या कपलिंग शाफ्ट के ऊपर। तो हमने पहले पढ़ा था जो मोटर की अंकित ऊर्जा है वो कहां पर होती है? तो शाफ्ट के ऊपर उपलब्ध ऊर्जा को क्या बोला जाता है? मोटर की अंकित ऊर्जा बोला जाता है। तो जो मोटर की आउटपुट को लिया जाएगा वो कहां पे लिया जाएगा? तो जो मोटर की आउटपुट को लिया जाएगा वो कपलिंग शाफ्ट के ऊपर लिया जाएगा। इसके कपलिंग शाफ्ट के ऊपर मोटर की आउटपुट को पावर को लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी मोटर को आमतौर पर कम हॉर्स पावर में प्रयोग किया जाता है? कम एचपी में प्रयोग किया जाता है। इसमें कम एचपी की मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। इनमें से ऐसी कौन सी मोटर है जो कम एचपी के लिए प्रयोग की जाती है? डीसी सीरीज मोटर है, डीसी शंट मोटर है, डीसी कंपाउंड मोटर है, स्थायी चुंबक डीसी मोटर है। तो कौन सी मोटर को कम एचपी के लिए प्रयोग किया जाता है ये आपने बताना है। तो कौन सी मोटर को प्रयोग किया जाता है? तो हमारे पास जो स्थायी चुंबक डीसी मोटर होती है उसको कम एचपी के लिए प्रयोग किया जाता है। और कम एचपी के लिए मतलब होता है जैसे खिलौनों के अंदर जो मोटर प्रयोग की जाती है वो होगी हमारी
तो हमारी क्या होती है, कम एचपी की होती है। स्थायी चुंबक डीसी मोटर किस प्रकार के प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जो स्थायी चुंबक मोटर हमने पढ़ी पीछे, वो क्या भाई, कौन से प्रकार के लोड के लिए प्रयोग नहीं की जाती, उपयुक्त नहीं है। नहीं है बताना हमने, क्या बताना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है, नहीं है। तो स्थायी चुंबक हमारी क्या होती है भाई, कम एचपी के लिए प्रयोग की जाती है। तो कम एचपी के हमारे पास क्या होते हैं भाई, खिलौनों में प्रयोग कर लेते हैं इसका, कंप्यूटर डिस्क में कर लेते हैं, जो ड्राइव होता है, छोटे रोबोट के अंदर कर लेते हैं। तो किसके अंदर प्रयोग नहीं किया था, इसका प्रयोग ट्रैक्शन कार्य के लिए नहीं किया था। तो ट्रैक्शन कार्य के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्शन कार्य के लिए सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। और सीरीज मोटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो इसका टॉर्क है वो क्या होता है, आई होता है। क्या होता है इसका टॉर्क, डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क क्या होता है, आई होता है, जो शुरुआती लोड उठाने में क्या रहता है, समर्थ रहता है। यदि 230 वोल्टेज डीसी मोटर को 230 वोल्टेज एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो मोटर के अंदर क्या होगा, अगर हमारे पास क्या है, डीसी सीरीज मोटर है 230 वोल्टेज की, अगर उसको हमने 230 वोल्टेज एसी सप्लाई दे दी तो मोटर के अंदर क्या होगा, मोटर जल जाएगी, कम दक्षता पर चलेगी, उच्च स्पार्किंग पर चलेगी, बी व सी दोनों। मतलब कम दक्षता पे भी चलेगी और उसके अंदर क्या होगी, स्पार्किंग भी ज्यादा होगी। तो क्या चलेगी हमारे पास, जो मोटर हमारे क्या चलेगी भाई, कम दक्षता पे चलेगी और उच्च पार्किंग के साथ चलेगी। ऑप्शन नंबर बी। श्रेणी मोटर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो श्रेणी मोटर के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो डीसी श्रेणी मोटर हमारे क्या होती है, बिना लोड की इसकी गति क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और डीसी सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। तो डीसी मोटर को क्या है, डीसी सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, 2 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर को अगर हमने बिना लोड के चला दिया तो इसकी गति अधिक होने के कारण इसकी वाइंडिंग क्या हो जाती है, जल जाएगी। गति अधिक होने के कारण इसकी गति वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। और इसके अंदर जो वाइंडिंग प्रयोग की जाती है वो क्या होती है, हमारे पास मोटा तार होता है। क्या होता है, मोटा तार। पहली बात तो ये मोटा तार। और क्या होता है, कम टर्न। तो तार मोटा होगा तो टर्न क्या होगी, कम होगी। टर्न कम होगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, तो प्रतिरोध भी क्या होता है इसका, प्रतिरोध भी कम होता है इसका। और क्या होता है, टॉर्क क्या होता है इसका, टॉर्क होता है ज्यादा। क्या होता है, टॉर्क क्या होता है इसका, ज्यादा होता है। और प्रयोग प्रयोग क्या होता है भारी लोड उठाने में, जैसे ट्रैक्शन कार्य में। किसमें, ट्रैक्शन कार्य। और ट्रैक्शन कार्य कैसे, हमारे क्रेन। तो इसके अंदर इसका प्रयोग क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, डीसी सीरीज मोटर होती है। यही चीजें इसके अंदर से पूछी जाती है। तो श्रेणी मोटर के संबंध में कौन सा कथन सही है, मोटा तार, कम टर्न की फील्ड वाइंडिंग होती है, गति लगभग नियत होती है, टॉर्क खराब होता है, या उपरोक्त सभी। तो टॉर्क क्या होता है इसका, अच्छा होता है। गति क्या नहीं होती, नियत नहीं होती। लोड बढ़ने या घटने से इसकी गति के ऊपर क्या है, प्रभाव पड़ता है। तो जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है क्या होती है, मोटे तार और कम टर्न की होती है। शून्य बार पर अधिकतम गति होती है। तो कौन सी मोटर की शून्य बार पर गति अधिकतम होती है, तो कौन सी मोटर की होती है, सीरीज मोटर की होती है, शंट मोटर की होती है, कंपाउंड मोटर की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो शून्य बार के ऊपर जो सबसे अधिक गति होती है हमारी किसकी होती है, डीसी सीरीज मोटर की होती है। किसकी, डीसी सीरीज मोटर की। किसकी, डीसी सीरीज मोटर की गति क्या होती है, अधिकतम होती है बिना लोड के। ऑप्शन नंबर ए। किस किस डीसी मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए? तो ऐसी कौन सी मोटर है डीसी जिसको हमने क्या भी बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए? तो कौन सी मोटर को, तो हमने आपको बताया था भी डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी आरंभिक गति अधिक होने के कारण इसकी वाइंडिंग क्या जाए, जड़ जाएगी।
इसलिए डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसी कौन सी मोटर है जिसको बिना लोड के स्टार्ट करना चाहिए? तो बिना लोड के जो स्टार्ट की जाएगी हमारे पास कौन सी होती है? डीसी शंट मोटर होती है। क्योंकि अगर डीसी शंट मोटर के साथ हमने लोड लगा दिया तो जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो डीसी शंट मोटर को बिना लोड के चलाया जाता है। जब ये अपना चुंबकीय क्षेत्र फील्ड वाइंडिंग स्थापित कर लेती है तो इसके साथ क्या जोड़ दिया जाता है? लोड जोड़ दिया जाता है। लोड जोड़ने पर जैसे जैसे लोड बढ़ेगा इसकी गति थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेकिन बाद में क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। किस मोटर में निम्न गति पर उच्च टॉर्क होता है? तो ऐसी कौन सी मोटर है जिसकी गति क्या होगी? निम्न होगी, लेकिन टॉर्क उसके ऊपर क्या होगा? उच्च होगा। सीरीज मोटर में होता है, यूनिवर्सल मोटर में होता है, शंट मोटर में होता है या कंपाउंड मोटर में होता है? तो ऐसी कौन सी मोटर है जिसकी गति कम होने पर टॉर्क क्या होता है? अधिक होता है। तो हमारे पास कौन सी होती है? डीसी सीरीज मोटर होती है। कौन सी होती है? डीसी सीरीज मोटर। रेल इंजन का दोषित मोटर बदलना है। तो हमारे पास क्या भाई? रेल का इंजन है, उसकी मोटर क्या होगी? दोषित होगी है। अगर उसको बदलना है तो किस मोटर का चयन किया जाएगा? अगर रेलवे इंजन की मोटर क्या हो गई है? खराब हो गई है, उस खराब मोटर को बदलने के लिए हम किस प्रकार की मोटर का चयन करेंगे? डीसी शंट मोटर का करेंगे, डीसी सीरीज मोटर का करेंगे, डीसी कंपाउंड मोटर का करेंगे, या इनमें से किसी भी मोटर का प्रयोग नहीं किया जाएगा? तो हम कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं? अगर रेल इंजन की मोटर खराब हो गई है तो उसको बदलना है तो हमें किसका प्रयोग करेंगे? डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करेंगे। किसका? डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और स्टील रोलिंग मिल जैसे अनुप्रयोग में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और स्टील रोलिंग मिल में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? डीसी शंट मोटर का किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर का किया जाता है, डीसी कंपाउंड मोटर का किया जाता है, या उपरोक्त सभी? तो हमारे पास क्या होती है? इन चीजों के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग टॉर्क क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। क्योंकि लोड क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए अधिक लोड को उठाने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए? टॉर्क अधिक होना चाहिए। तो अधिक टॉर्क हमारे पास कौन सी मोटर के अंदर होता है? तो हमारे होता है डीसी सीरीज मोटर में। इसमें डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग इनके अंदर किया जाएगा। इसका किया जाएगा? डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाएगा। परिवहन वाहनों में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? जो हमारे चलने वाले वाहन होते हैं उनमें कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी शंट मोटर, या इनमें से कोई नहीं? तो परिवहन वाहनों में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो परिवहन वाहनों में जिस मोटर का प्रयोग किया तो हमारे पास कौन सी होती है? डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत संकर्षण में डीसी श्रेणी मोटर को इस कारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा भाई जो संकर्षण कार्य होते हैं, ट्रैक्शन कार्य होते हैं, उसमें डीसी श्रेणी मोटर को किस लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कम लागत होती है, ऑप्शन बी उच्च टॉर्क होता है, ऑप्शन सी है कम बिजली खपत करती है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस लिए प्रयोग किया जाता है हमने ये बताना है। तो क्या होता है? विद्युत संकर्षण में डीसी मोटर का टॉर्क उच्च होने के कारण इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होने के कारण? उच्च टॉर्क होने के कारण इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इनमें से किसके अंदर डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है ये आपने बताना है। ऑप्शन ए है आटा चाकियों में, ऑप्शन बी है क्रेन में, ऑप्शन सी है ड्रिलिंग मशीन में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो कहाँ पे डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो डीसी सीरीज मोटर हमारे पास क्या होती है, जो क्या करती है, अधिक टॉर्क देती है और बिना लोड के इसकी गति क्या होती है, उच्च होती है। तो इसका प्रयोग क्रेन के अंदर किया जाता है, ट्रैक्शन कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये थी हमारी डीसी मोटर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास नंबर 1। इसके बाद और क्लास भी आएगी हमारी डीसी मोटर की। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको अच्छी प्रकार से क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे साथ जुड़े रहना अच्छी मेहनत करने के लिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए। धन्यवाद।